नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में बीजेपी पर बरसे सीएम गहलोत, कहा बीजेपी को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, बीजेपी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बीजेपी कार्यालय, खुद मौके पर पहुंचकर खराब फसलों का लिया जायजा, कहा बारिश से सोयाबीन और धान की फसलों को नुकसान। कोटा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई की कमी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खतौली में दवाइयों की किल्लत, पिछले 10 दिनों से नहीं मिल रहा मरीजों को दवा। जोधपुर जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक, एडीएम ने विभिन्न विभागों के एक्शन प्लान पर की चर्चा, त्रैमासिक समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। और बीकानेर बॉर्डर पर जैमहर से जाम करेंगे ड्रोन की उड़ान, सीमा में ड्रोन से लगातार हो रही घुसपैठ, ड्रोन की हार्ड किलिंग का आगाज। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सरदार शहर सीट पर अब उपचुनाव की तैयारी चल रही है। अगले 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होना है। दिलचस्प बात तो यह है कि 4 साल में ये 8वां विधानसभा उपचुनाव होगा और प्रदेश में 4 साल में 7 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 5 उपचुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदार शहर सीट पर अब उपचुनाव की तैयारी चल रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ ने 7 में से 5 उपचुनाव में से जीत दर्ज की है, जिसमें से आपको बता दें कि मंडावा, सुजानगढ़, सहाड़ा, बल्लभनगर और हरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदार शहर की सीट पर अब उपचुनाव की तैयारियां हैं। 6 माह के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल मार्च तक इस सीट पर उपचुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि 4 साल में यह 8वां विधानसभा उपचुनाव है। प्रदेश में 1 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के जरिए उपचुनाव आमने सामने होने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा में स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। इस कारण से वे अशोक गहलोत से नाराज हो गए थे। जुलाई 2020 में सचिन पायलट गुट में शामिल होकर कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी रचा था। सचिन पायलट के समर्थन में विधायकों को जोड़ने का काम भी स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा के जिम्मे ही था। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में किसकी क्षय होगी और किसकी मात। जयपुर से प्रवीण भार्गव। वहीं सीएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौतम अडानी जयपुर आए और 60,000 करोड़ रुपए के निवेश राजस्थान में करने की बात कही। इससे एक मुद्दे में बदल दिया गया है। बीजेपी के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो नेता बोल रहे हैं इनको शर्म भी नहीं आ रही है। इन्वेस्टमेंट कम आएगा ज्यादा आएगा, ये तो आपके वक्त में भी सीमित हुई थी। इन्वेस्टमेंट कभी पूरा नहीं आता है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात हुआ था। तो बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सीएम अशोक गहलोत को लेकर कहा गया है। बीजेपी पर बरसे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि बीजेपी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर निशाना साधा है और आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर कड़ा तंज किया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया है, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौतम अडानी जयपुर आए और 60,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में करने की बात कही और इसे मुद्दे में बदल दिया गया। बीजेपी के नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति आए, कल जो 3,000 लोग आए थे वो सब कांग्रेस के लोग थे क्या? जो कल 3,000 डेलीगेट आए थे कॉन्फ्रेंस में, वो कांग्रेस थे क्या? कांग्रेस, बीजेपी और किसी पार्टी के होंगे, निर्दलीय होंगे, उन सबका हमने स्वागत किया है। हम क्या उन्हें छांटे क्या? तुम बीजेपी को अलग हो जाओ और तुम कांग्रेस को हम तुम्हें वेलकम करें, जरूरी होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा तो वो लेके क्या आएगा? वो देके जाएगा। सरकारी ड्यूटी है कि हम सरकारी कायदे कानून से उनको स्वीकृति दें, यही तो बात है ना। मोदी जी के ऊपर आरोप ये है कि वो आउट ऑफ वे जो है
उनकी नीतियां अच्छी है केंद्र सरकार की, जिससे वह बीते दिनों हुई बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। सतीश पूनिया ने कहा कि बारिश से सोयाबीन और धान की फसलों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल खराब होने पर आकलन के निर्देश दिए थे और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था। मैं खुद मौके पर पहुंचा था खराब फसलों को देखने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी गिरदावरी और पचवारी आकलन करने नहीं पहुंचे। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बड़ा डिजास्टर जैसा ही है। किसानों की खासतौर पर सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। उड़द में भी हुआ है, लेकिन ये दो फसलों में ज्यादा नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि मौके पर जब मैं कुछ खेतों का आकलन किया तो न तो वहां गिरदावर पहुंचा, न पटवारी पहुंचा, न सरकार को कोई नुमाइंदा पहुंचा, जबकि मुख्यमंत्री एक हफ्ते पहले ट्वीट कर चुके थे कि खराबा हुआ है और उसका आकलन के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसे कैसे निर्देश हैं कि तो खबर कोटा जिले से है, जहां पर कोटा जिले के टावा क्षेत्र के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खतौली में दवाइयों की किल्लत देखने को मिल रही है, जबकि सरकार द्वारा आम जनता को सरकारी दवाइयां हर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दी जाती हैं, लेकिन निःशुल्क दवाइयां अब मरीजों को उपलब्ध होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और मामला कोटा जिले के खतौली CSC अस्पताल का है, जहां पर इलाज करने के लिए डॉक्टर भी है। और आपको बता दें कि इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को पहले आयरन की गोलियों की कमी बताई गई थी, लेकिन अब दर्द और जुकाम की दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इटावा ब्लॉक CMHO जगदीश मीना ने फोन पर बताया कि जल्द ही दवाइयों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। उपलब्ध नहीं है भैया। उपलब्ध कब से नहीं है? 10 दिन होगी, 10-5 तो दवाई गोली खत्म होने का कारण क्या रहा? कारण क्या, ऊपर से नहीं आ रही। ऊपर से नहीं आ रही। आपने डिमांड नहीं की? डिमांड कर रखी, फिर जैसे मरीजों को क्या देते हो आप? नहीं होते तो उपलब्ध नहीं लगा देते, मना कर देते नोट हो? अवेलेबल। मेडिकल से लिख देते हो फिर? नहीं, मेडिकल में नोट अवेलेबल है हमारे पास। अभी इसमें जिन्होंने कौन कौन सी लिखी है तो वो बताएंगे ना। नहीं, वो दर्द की नॉर्मल गोलियां हैं। दर्द की आवश्यकता पड़ती है गोलियों की हर मरीज को। हाँ, तो वो तो जैसे अब आप इसमें कौन सी वाली की बात है, वो तो वही डॉक्टर कौन सी ये वाली गोलियां दी है मुझे दर्द की? ये वाली, ये वाली है, ये इन्होंने रख ली। ये वाली, ये गुलाबी कलर की, अब ये 200 mg है। मुझे 400 mg की आवश्यकता है दर्द के लिए, तो मैं दो ले सकते हैं ना। नहीं, खत्म होने का कारण पूछ रहा हूँ। डिमांड करके बोल रहे हैं, पर महीने कर अभी इसका कारण कितने ये है, दिनों से खत्म? अभी क्या है, ओपीडी अपने यहाँ पहले तो 200 चलती थी। अभी इसी साल मतलब 400 ओपीडियां हो रही है अपने यहाँ। तो डिमांड तो लास्ट ईयर हिसाब से आती है ना। अभी इस बार डिमांड बढ़ा के दे दी तो उसी हिसाब से आ जाएगी। और अपना टर्न कब से खत्म है सर? कब से क्या, अभी तो जैसे अभी आप बता रहे हो तो नोटिस में तभी आया है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 8-10 दिन से खत्म। अभी इन्होंने कहा मेरे से। नहीं, तो अपना कमा। वहीं जोधपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र गरबा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जोधपुर जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन के संबंध में बैठक आयोजित हुई। तो वहीं इसमें कई विभागों से संबंधित गतिविधियों के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की गई और बाल कल्याण समिति द्वारा उपेक्षित श्रेणी के बालक बालिकाओं के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि के संघर्षरत बालकों के संबंध में लंबित और निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा राजकीय और गैर राजकीय बाल गृहों में देय सुविधाओं में बाल परामर्श और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई और मानव तस्करी विरोधी यूनिट को दी गई। कार्रवाई और पॉक्सो के प्राप्त प्रकरणों, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन और बैठक की। तो जोधपुर से खबर है, जहां पर आपको बताते हैं त्रैमासिक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहां पर आपको बता दें कि तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई है और बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
तो वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की घुसपैठ बढ़ने से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैमर लगाकर ड्रोन की उड़ान जाम करने का उपाय गृह विभाग को सुझाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों की राय पर केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम करने वाली कंपनियों को संपर्क साधा है और दरअसल तस्करों ने मादक पदार्थ और विस्फोटक सीमा पार से भारतीय सीमा में पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। बता दें कि देश की पाकिस्तान से करीब लगती हुई 3,330 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1,037 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों से सटा है और इसे भी श्रीगंगानगर से लगती हुई 211 और बीकानेर से सटी 160 किलोमीटर सीमा में ड्रोन से लगातार घुसपैठ हो रही है, जिसको लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल सीमा में ड्रोन से लगातार घुसपैठ हो रही है और उसको लेकर आपको बता दें कि यहां पर अब सीमा में ड्रोन को लेकर केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया गया है कि ड्रोन से यहां पर निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर जैमर लगाने के सुझाव दिए गए हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन को लेकर साजिश की जा रही है, घुसपैठ की जा रही है ड्रोन के जरिए और यहां पर जैमर लगाने के सुझाव दिए गए हैं। तो वहीं शहर के रेलवे स्टेशन स्थित यार्ड में 2 दिन पूर्व हुई बारिश से कीचड़ फैल गया है। ऐसे में यहां 2 दिन पूर्व पंजाब और गुजरात से आया गेहूं और खाद अब इससे अव्यवस्था की भीड़ चढ़ने लगा है। कच्चे यार्ड में कई गेहूं की बोरियों के फटने से गेहूं कीचड़ में नष्ट हो गया। वहीं खाद की बोरियों को भी कीचड़ के आसपास रखवाया गया है। खाद की बोरियां मालगाड़ी के जरिए पाली रेलवे स्टेशन यार्ड पर खाली हुई थी। सभी बोरियां यहां फैले कीचड़ और आसपास ही खाली की गई, जिससे कई बोरियां फट गईं और गेहूं नष्ट हो गया। हालांकि ठेकेदार ने बोरियों को खाली करने के दौरान तिरपाल बिछा रखा था, लेकिन व्यवस्था ऊंट के नीचे मुंह में जीरा जैसी साबित हुई। तो आपको बता दें कि पाली से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि भारी बारिश में किसानों के आगे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भारी बारिश के चलते। और आपको बता दें कि बारिश के बाद जो कीचड़ फैला हुआ है उससे अवस्थाएं बढ़ गई हैं। पाली रेलवे स्टेशन के कच्चे यार्ड में गेहूं पड़ा है। आपको बता दें कि बारिश के बाद यहां पर कीचड़ फैल गया है, जिसके चलते धान और खाद दोनों को वहीं पर रखा गया है, जिसके चलते कई बोरी धान खराब हो गए और साथ ही आपको बता दें खाद भी खराब हो गई है। तो वहीं जयपुर में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े और लॉकेट ले जाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना किराएदार ही था। घटना के 2 दिन बाद मंगलवार सुबह 10 बजे जमुना देवी का इलाज के दौरान निधन हो गया और इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्जा चुकाने के लिए बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट की थी और उसके पैर काट दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी जमवारागढ़ के टोडा मीना का रहने वाला प्रकाश प्रजापति है और प्रकाश प्रजापति पहले जमुना देवी के घर पर किराए पर रहता था और घर में हुए एक विवाद के बाद उसने मकान खाली करवा लिया गया था और इसके बाद प्रकाश प्रजापति आसपास के कॉलोनी में मकान किराए पर लेकर रहने लगा था। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि आरोपी प्रकाश प्रजापति कर्जा उतारने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पाली निवासी दिनेश सोजत की तरफ से आ रहा था, तभी रास्ते में मठ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पूरी तरीके से घायल हो गया। घायल युवक को एम्बुलेंस की सहायता से पाली के बागड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर बागड़ अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जिसके बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं आपको बता दें खबर जयपुर से है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर बस ओवरलोड सवारी हो रही है, जो कि मौत का बुलावा देने जैसा है, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई करने से खामोश है और जिले में परिवहन नियम
की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बताते चले कि जिले भर में करीब 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी सवारी वाहन है, जिसमें से आपको बता दें कि अधिकांश वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियों को ढोया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि हाईवे पर कुछ बसों में केबिन और सीटों के बीच खाली जगह में खड़ा करके सफर कराया जा रहा है। वहीं सड़कों पर पुलिस तैनात होने के बावजूद भी पुलिस देखकर आंखें बंद कर बैठी है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। तो ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के 4 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको बता दें झोलाछाप डॉक्टर दीपक रोपिया के साथ ही मनोहर रोपिया और संजय रोपिया, अमित कैलाश जोशी और छोटू काकू और उनके कई ठिकानों पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों ने पत्रकार रमेश चंद्र को घर पर जाकर दी थी जान से मारने की धमकी। तो साथ ही आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर खुद को चिकित्सक बताकर उपचार किए जाने की खबर को फलौदी ने पत्रकारों ने प्रमुखता दी थी। जिसके बाद आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल श्रवण कर रहे हैं मामले का अनुसंधान और थाना अधिकारी राकेश ख्यालिया ने ये जानकारी दी है। तो जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला जो है वो प्रकाश में आया है और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के 4 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं जोधपुर रतानाड़ा थाना पुलिस ने शिव मंदिर रोड पर होटल में दबिश देकर ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य युवक फरार बताया जा रहा है। राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के ये संभावित पहला मामला बताया जा रहा है। और थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि शिव मंदिर रोड पर होटल में कुछ युवकों के अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना मिली थी और जिस पर दबिश दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ठगी कर रहा है और यह गिरोह केवाईसी स्वीकृत बैंक खाते का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी का काम करता है। की घटना है जहां रतनाड़ा थाने में ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक क्रेटा गाड़ी है बिना नंबरी व्हाइट कलर की। उस क्रेटा गाड़ी में 4 लोग सवार हैं और जो लोग संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। तो उस इतला पर हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर श्री भंवर सिंह और उनकी टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। एक व्यक्ति फरार हो गया। गाड़ी में से 24 ग्राम अफीम का दूध भी मिला, जिसके लिए अलग से एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही इस गाड़ी के अंदर 23 अलग अलग मोबाइल फोन मिले, कुछ हिसाब किताब की डायरियां और एटीएम पासबुक वगैरह मिली। तो निम्स यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन्स के डायरेक्टर और एनबैक हेड डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि स्तन कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए तो पूरा इलाज संभव है। स्तन कैंसर के प्रति आमजन को जागरूक करने का बीड़ा निम्स ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सेंटर द्वारा उठाया गया है। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर पीएस तोमर ने आज अशोक क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 16 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे अल्बर्ट हॉल साउथ गेट से एनबैक पिंक पावर रन की शुरुआत होगी, जिसमें बड़ी संख्या में जयपुर वासी ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए दौड़ेंगे। उन्होंने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और एनबैक पिंक पावर रन इसी अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर एनबैक पिंक पावर रन के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। MNIT तक जाएगी और फिर वापस आएगी। इस मैराथन में 3 कैटेगरीज है। 2 किलोमीटर का रन है, 5 किलोमीटर का रन है और 10 किलोमीटर का रन है। जो 2 किलोमीटर का रन है वो केवल महिलाओं के लिए है, क्योंकि उसमें हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश करेंगे। 1000 से ऊपर महिलाएं जो कि पिंक दुपट्टा रिबन के फॉर्म में, पिंक रिबन की तरह पहन के किलोमीटर और 10 किलोमीटर में महिलाएं और पुरुष और बच्चे सब दौड़ सकते हैं। ये मैराथन 12 साल के ऊपर सभी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए ओपन है।
अब आपने पूछा कि उद्देश्य क्या है। देखिए, जैसे कि सर ने बताया, निम्स यूनिवर्सिटी ने कभी मैराथन नहीं किया है, तो हमने सडनली क्यों सोचा, क्यों अचानक हमारे ख्याल आया मैराथन करने का। क्योंकि मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग लोग मिलके दौड़ते हैं। लेकिन बॉडी के ऐसे भाग हैं जिनको हम छू नहीं पाते, यानी बॉडी की हमारे पेट में हो गया, हमको पता ही नहीं पड़ता। अगर बॉडी के हमारे चमड़े में या बॉडी के कहीं शरीर पे कोई गांठ होती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। यानी और ब्रेस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि कैंसर जो होता है उस ब्रेस्ट के पार्ट पता पाड़ लेते हैं। तो यानी जिसको कि हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ, हड्डी में कैंसर हो गया तो आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपको पेन होगा, दर्द होगा, खून कमी हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। यानी 90% जो कैंसर है वो हिडन। तो कोटा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सूचना केंद्र के सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को मेरी बेटी मेरा सम्मान नाम दिया गया है और मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम में मेधावी किशोरी छात्राओं का सम्मान किया गया है और ऐसी छात्राएं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है। कोटा से खबर है जहां पर आपको बता दें कि मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर छात्राएं प्रस्तुति दे रही हैं और साथ ही यहां पर मेरी बेटी मेरा सम्मान स्लोगन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही बेटियों को प्रोत्साहन भी दिया गया है। वहीं प्रदेश में करवा चौथ को लेकर बड़े स्तर पर चीनी से चाशनी तैयार कर सांचे में भरकर करवा तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें करवा चौथ पर महिलाएं सर्वोदय से चंद्रोदय तक निराहार और निर्जल रहकर इस व्रत पूजन अनुष्ठान को पूर्ण करती हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर और कथा सुनकर व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत पूजन में करवा का विशेष महत्व रहता है। सामान्यतः मिट्टी से बने करवा ही उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि चीनी से बनने वाले करवा भी महिलाओं में आकर्षण का केंद्र माना जाता है और हर साल बड़ी संख्या में चीनी से करवा बनाए जाते हैं। वहीं शहर में बनने वाले करवा की मांग बीकानेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं प्रदेश के कई जिलों सहित पंजाब, हरियाणा आदि में भी मांग बनी रहती है। आपको बता दें कि बीकानेर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि चीनी से बने करवा की मांग लगातार तेज हो रही है और आपको बता दें करवा चौथ के त्योहार को लेकर करवा का अहम महत्व रहता है और यहां पर देखा जाए तो यहां पर चीनी करवाओं का अहम महत्व माना जाता है। तो आपको बता दें कि करवा चौथ को लेकर जो भी कारीगर हैं उन्होंने अपने जो है वहां पर अपने काम को तेज कर दिया है क्योंकि चीनी से बने करवा की मांग तेज हो रही है और मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से सियासी उठापटक का माहौल चल रहा है। यहां पर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस आलाकमान के राजस्थान के नेतृत्व से नाराज होने से लेकर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा हो रही है और इसी बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार सचिन पायलट आज तमाम सियासी गुड़ाभाग के बीच अपने राजनीतिक और चुनावी दौरों की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं पायलट के सियासी दौरे में जनता दरबार लगा है जहां पर अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर किसान उनसे मिलने पहुंचे। वहीं पायलट ने विधानसभा चौक के ग्राम पंचायतों का दौरा कर बेमौसम अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों के नुकसान की जानकारी भी ली है और प्रशासन से शीघ्र गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर मुआवजे की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो टोक से खबर है जहां पर आपको बता दें कि आज सचिन पायलट का दौरा हुआ है। तो वहीं हनुमानगढ़ से पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक दीपक बोबिया पर फर्जीवाड़े के प्रमोशन हासिल करने सहित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक बोबिया को सस्पेंड करने की मांग की है। किसान नेता और पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने आरोप लगाया कि उनके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है और जितनी भी शिकायत की कार्रवाई पर
शिकायत की पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। दुग्गल ने कहा कि रोडवेज कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिसकी अनुमति मुख्यालय से नहीं ली गई और कहां-कहां लगाए जाने हैं उसका नक्शा भी पास नहीं करवाया गया। मुख्य प्रबंधक ने खुद के कक्ष में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गलत काम किए जाते हैं। राजस्व कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए, जबकि वहां की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।